कई बार ना सबसे गहरी और चौंकाने वाली सच्चाइयां किसी मोटी रिसर्च रिपोर्ट या अखबार के बड़े से लेख में नहीं मिलती। वो उन जगहों पर छिपी होती हैं जहां उनके होने की हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम असल जिंदगी की जटिलताओं को बहुत थियोरेटिकल तरीके से देखते हैं। हाँ, एकदम। और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा का आधार कुछ ऐसा ही है। हमारे पास ना एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक बहुत ही साधारण सी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग, जो ऊपरी तौर पर सुनने में किसी भी आम जोड़े के बीच की बातचीत लगती है। सही कहा। इसमें एक पुरुष है और एक महिला है जिसे वो स्वीटी कहकर बुला रहा है। तो मतलब अगर कोई इसे पहली बार सुनेगा तो लगेगा कि बस दो लोग आपस में ऐसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इस बातचीत की परतें खुलती है ना, इसके अंदर से सरकारी नौकरी की असली सच्चाई बाहर आती है। हाँ, और सिर्फ नौकरी ही नहीं, मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों की पैसे को लेकर जो इनसिक्योरिटी है और जीवन के जो असल संघर्ष हैं, उसकी एक पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। इसी को हम आज डिकोड करेंगे। कैसे नाश्ते की एक हल्की पुल्की बात से शुरू होकर ये कॉल करियर की चिंताओं और जमीन के विवादों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। और इस ऑडियो क्लिप को जब गहराई से सुना जाता है तो मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ दो लोगों की निजी कहानी नहीं रह जाती। हाँ, मेरा भी यही मानना है। इस बातचीत में इस्तेमाल किए गए तर्क, आवाज का तनाव, हताशा, ये सब दरअसल एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता को दर्शाते हैं। खासकर उस युवा वर्ग की जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, मतलब जो एक सेटल्ड लाइफ का सपना देखते हैं ना। वही तो। ये रिकॉर्डिंग ये समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि कैसे स्टेबिलिटी या जीवन में स्थिरता पाने की चाहत के पीछे एक बहुत गहरी आर्थिक अनिश्चितता छिपी होती है। और मानसिक दबाव भी। इस बातचीत की शुरुआत जिस तरह से होती है वो इतनी हास्यास्पद और आम है कि कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। हाँ, वो बाथरूम वाला हिस्सा। हाँ, मतलब ऑडियो चालू होते ही पता चलता है कि आदमी बाथरूम के अंदर है और वहीं से फोन पे बात कर रहा है। और वो महिला यानी स्वीटी उसे तुरंत टोकती है। वो कहती है कि ये गंदी बात है, बाथरूम में फोन लेकर नहीं जाना चाहिए। एक बहुत ही हल्की फुल्की नोक-झोंक चल रही होती है। आदमी भी मजाकिया अंदाज में अपनी सफाई देता है कि उसे बहुत जोर से जाना था और वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। ये सब सुनकर लगता है कि आगे भी ऐसे ही मजाकिया बातें होंगी, लेकिन फिर एक झटके में पूरी बातचीत का टोन बदल जाता है। बिल्कुल, हंसी मजाक का माहौल अचानक से एक बहुत ही भारी और गहरे तनाव में बदल जाता है। मैं सुन रही थी तो मुझे एकदम अजीब लगा। वो जो बदलाव है ना, वही इस रिकॉर्डिंग का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है। हाँ, नोक-झोंक चली रही होती है कि आदमी अचानक से बहुत भारी आवाज में कहता है कि वो एक लाइफ छोड़ के दूसरे लाइफ के फेज में एंटर करने जा रहा है। और यहाँ से बातचीत का मनोविज्ञान पूरी तरह से घूम जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ बातों बातों में कहा गया कोई आम वाक्य नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है आपके हिसाब से? बोझ को दिखाता है जो स्टूडेंट लाइफ खत्म होने और एक जिम्मेदार वयस्क बनने के बीच के समय में आता है। आदमी की आवाज से साफ पता चलता है कि वो इस बात से बहुत परेशान है कि स्वीटी इस स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं रही है। हाँ, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये कोई हंसी ठिठोली का समय नहीं है। वो इसे एक बहुत ही सीरियस इशू बता रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये सीरियस इशू है क्या? जब रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा तनाव एक जमीन के विवाद से जुड़ा है। जमीन के विवाद और पैसों के लेन देन से। हाँ, किसी व्यक्ति से पैसे या जमीन लेने का मुद्दा है। आदमी बताता है कि सामने वाले ने शायद पैसा खर्च कर दिया है। और तो और उस जमीन पर केस चल रहा है। वो उसे विवाद वाला जमीन कहता है। और इसी बात को समझाते हुए वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ आदमी एक एक रुपए 2 रुपए के लिए सोच रहा है। इतनी भारी बात, मतलब ये दिखाता है कि कैसे पैसों की तंगी इंसान के दिमाग पे पूरी तरह कब्जा कर लेती है। हाँ, कानूनी पचड़े भी। एक एक रुपए के लिए सोचना मध्यवर्गीय परिवारों की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाता है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बिगाड़ सकता है। हाँ, एक फंसा हुआ निवेश पूरे घर की आर्थिक कमर तोड़ सकता है। और आदमी की हताशा इस बात से और बढ़ रही है कि जिस इंसान से वो ये सब शेयर कर रहा है वो इस संकट की गहराई को महसूस नहीं कर पा रही है। वो फोन पे कहता भी है ना कि मेरे घर पे क्या हालत है, आपको अंदाजा भी नहीं है इस चीज का। बिल्कुल। जब इंसान आर्थिक रूप से फंसा होता है तो उसे सबसे ज्यादा अकेलापन तब महसूस होता है जब उसके अपने ही उसकी परेशानी नहीं समझ पाते। ये हिस्सा उस अकेलेपन का बहुत ही सजीव उदाहरण है। लेकिन इस पूरी टेंशन वाले माहौल में एक अजीब सी चीज होती है। वो खाने वाली बात। हाँ, मतलब इतनी बड़ी आर्थिक चिंता, कोर्ट कचहरी और जमीन के विवाद की इतनी सीरियस चर्चा चल रही होती है और अचानक से बातचीत का टॉपिक सीधा सुबह के नाश्ते पे पहुंच जाता है।
ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। एक तरफ जिंदगी भर की कमाई दांव पे लगी है और दूसरी तरफ ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आज खाने में क्या बनाएं। आदमी पूछता है खाने में क्या है, तो जवाब मिलता है दाल, चावल और आलू गोभी की सब्जी। वो भी सुबह सुबह। और इसके बाद एक नई ही बहस शुरू हो जाती है। आदमी कहता है कि वो दिन का पहला खाना चावल नहीं खाना चाहता, उसकी जगह वो परसों की बची हुई रोटी खाना ज्यादा पसंद करेगा। ये अचानक से नाश्ते पर आ जाना थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है। लेकिन इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका कुछ ऐसा ही है। कैसे? जब बाहर की दुनिया में चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, जैसे कि वो फंसा हुआ पैसा या जमीन का केस, तो इंसान उन छोटी छोटी चीजों में कंट्रोल खोजने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है। अच्छा, जैसे कि वो सुबह नाश्ते में क्या खाएगा? ये तो बहुत ही गहरी बात है। और दूसरी तरफ महिला का रिएक्शन भी यहाँ बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो कहती है कि जब वो साथ होगी तो उसका पूरा रूटीन ही बदल देगी। वो उसे सुबह सुबह भारी नाश्ता नहीं देगी, बल्कि एकदम लाइट वेट नाश्ता देगी, और फिर सीधा दोपहर 12 से 1 बजे के बीच लंच मिलेगा। ये देखभाल करने का या केयर करने का एक तरीका है। बिल्कुल, वो एक आदर्श भविष्य की कल्पना कर रही है जहां सब कुछ एक सेट रूटीन के हिसाब से चलेगा। लेकिन वो आदमी इस रूटीन की कल्पना को तुरंत असलियत की जमीन पे ला पटकता है। हाँ, उसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल था। बहुत ज्यादा। घर से दूर रहकर पढ़ाई या नौकरी करने वाला कोई भी इंसान उससे खुद को जोड़ सकता है। वो कहता है जब खुद बनाना पड़ता है ना रोज, तभी सब ज्ञान खत्म हो जाता है। जब कोई बना के देता है या घर पे आदमी बैठे और मम्मी बना के देते तो अलग बात है। हाँ, ये बहुत ही कड़वा सच है। स्वीटी के लिए 12 बजे का लंच और सुबह का हल्का नाश्ता एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन उस आदमी के लिए जिसे खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और ये जो असलियत और कल्पना का टकराव है, इसी के बीच महिला उसे एक बहुत ही साफ चेतावनी देती है। वो नाश्ते की बात को वहीं रोक कर कहती है, सीरियसली पढ़ो, मजाक में नहीं लो। हाँ, वो उसे याद दिलाती है कि आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है और वो अपनी ही दुनिया में मगन है। यह इस बात का सबूत है कि भले ही महिला उस जमीन वाले विवाद की गहराई को उस तरह से ना समझ पा रही हो, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता है कि इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई और उसका करियर ही है। बिल्कुल। और करियर की बात आते ही हम इस ऑडियो क्लिप के सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। सरकारी नौकरी का मायाजाल। हाँ, बातचीत सीधा रेलवे की नौकरियों की तुलना पर आ जाती है। दोनों के बीच इस बात पर गहरी बहस होती है कि लेवल 6 की नौकरी में क्या मिलता है। वो स्टेशन मास्टर और आरआरबी जेई की बात करते हैं। अब ये आरआरबी जेई और रेलवे का लेवल 6 क्या होता है? ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही बड़ी और शानदार नौकरी की बात हो रही हो। भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये टर्म्स उनकी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा हैं। अच्छा। लेवल 6 का मतलब है एक ऐसा पे ग्रेड जिसे समाज में बहुत इज्जत और एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी माना जाता है। और ये आरआरबी जेई? आरआरबी जेई यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। समझ गए। इस ऑडियो में दोनों इन नौकरियों की बहुत ही तकनीकी बारीकियों पर बात कर रहे हैं। आदमी समझाता है कि रेलवे में लेवल 6 की नौकरी होने के बावजूद सैलरी इस बात पर भी निर्भर करती है कि किसने पहले ज्वाइन किया है। यानी सीनियरिटी का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात, वो ये बताता है कि सिर्फ पद का नाम काफी नहीं है। हाँ, बल्कि आपको कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट मिला है, ये तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी बीतेगी। उसने विभागों को लेकर जो उदाहरण दिए वो बहुत ही डिटेल में थे। हाँ, वो बताता है कि आरआरबी जेई में अगर किसी को कंस्ट्रक्शन विभाग मिल गया तो पैसा बहुत है, लेकिन अगर पीवे मिल गया तो थोड़ी बहुत सैलरी तो मिलेगी, लेकिन जिंदगी खराब हो जाएगी। अब ये पीवे क्या होता है और इसमें जिंदगी खराब क्यों हो जाती है? पीवे यानी परमानेंट वे। ये रेलवे ट्रैक के रखरखाव और मेंटेनेंस का काम होता है। ओहो। ये बहुत ही ज्यादा मेहनत, फील्ड वर्क और भागदौड़ वाला काम है। धूप, बारिश, हर मौसम में पटलियों पर रहना पड़ता है। अच्छा, इसीलिए वो कह रहा है कि पीवे मिलने पर जिंदगी खराब हो जाती है, क्योंकि शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है। हाँ, वहीं कंस्ट्रक्शन विभाग में काम थोड़े अलग तरह का और शायद ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और इसके बाद वो स्टेशन मास्टर की बात करता है कि अगर कोई बिजी स्टेशन मिल गया तो नौकरी बहुत ही हेक्टिक हो जाती है। स्टेशन मास्टर वाले उदाहरण में भी यही बात लागू होती है। एक बड़े जंक्शन पर स्टेशन मास्टर को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन अगर तेहल जैसा कोई छोटा और शांत स्टेशन मिल गया तो एकदम चिल माहौल है, इंसान आराम से सोता है। ये वो इनसाइडर नॉलेज है जो किसी सरकारी नोटिफिकेशन में नहीं लिखी होती।
सही बात है। ये सिर्फ तैयारी करने वाले छात्रों को पता होती है। और इसी इनसाइडर नॉलेज पर बात करते करते वो मुख्य बहस शुरू हो जाती है जो शायद इस पूरी चर्चा का दिल है। वो एक सैलरी से घर चलाने वाली बहस। हाँ, महिला का मानना है कि एक आदमी नौकरी करके पूरा घर चला लेता है। ये एक ऐसी सोच है जो हमारे समाज में पीढ़ियों से चली आ रही है। बिल्कुल, सबको लगता है कि घर में एक सरकारी नौकरी आ गई मतलब अब सारी टेंशन खत्म। हाँ, अब घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी और आराम से जिंदगी कटेगी। लेकिन वो आदमी इस बात का बहुत ही कड़े शब्दों में विरोध करता है। बहुत कड़े शब्दों में। उसका मानना है कि आज के समय में बिना किसी अतिरिक्त आय या बैकग्राउंड सपोर्ट के सिर्फ एक सैलरी के भरोसे पूरा घर चलाना संभव नहीं है। और भविष्य के लिए प्रॉपर्टी बनाना तो बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ। इसी बहस के दौरान वो आदमी एक ऐसा वाक्य बोलता है जो इस पूरी ऑडियो क्लिप का सबसे अहम पॉइंट है। वो कौन सा है? वो कहता है, गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होता है, पैसा नहीं होता। ये वाक्य भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर बुने गए पूरे मिथक को एक झटके में तोड़ देता है। वो आगे समझाता भी है कि गवर्नमेंट जॉब करके इंसान शांति से जी सकता है, एक ठीक-ठाक जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत अमीर हो जाएगा या अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। बिल्कुल। अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता और सरकारी नौकरी में अंधा पैसा होता तो लोग प्राइवेट जॉब में क्यों जाते? सही लॉजिक है। आदमी ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सरकारी नौकरी आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन वो आपको रातों रात करोड़पति भी नहीं बनाएगी। और यहीं पर वो आदमी सिर्फ हवा में बातें नहीं करता। हाँ, वो अपनी बात को साबित करने के लिए एकदम वास्तविक जीवन के उदाहरण देता वो है। अपने आसपास के उन लोगों के उदाहरण देता है जिन्हें स्वीटी भी जानती है। सबसे पहले वो सौरभ का उदाहरण देता है। वो बताता है कि सौरभ का घर उसकी खुद की नौकरी की सैलरी से नहीं बना है। वो घर सौरभ के पिता के रिटायरमेंट के पैसे और उस पे लिए गए लोन से बना है। जो गाड़ी आई है वो भी उसी रिटायरमेंट के पैसे से आई है। इसके बाद वो अपने मौसा मौसी का जिक्र करता है कि दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका घर उनके मासिक वेतन से नहीं बन पाया। उनका घर गांव वालों के पैसे यानी उनके बाबूजी की पेंशन के पैसे से बना है। ये सारे उदाहरण सुनकर तो यही लगता है कि सिर्फ सैलरी से कुछ नहीं होता। अर्थशास्त्र की भाषा में इस पूरी बात को आय और संपत्ति के बीच का अंतर कहते हैं। इनकम और वेल्थ का अंतर। हाँ, वो आदमी इसी अंतर को अपनी देसी भाषा में समझा रहा है। मतलब नौकरी से आपको जो वेतन मिलता है वो आपकी आय है, उससे आपके घर का राशन आता है, महीने का खर्च चलता है, बिजली का बिल भरा जाता है। लेकिन संपत्ति जैसे कि पक्का मकान बनाना, बड़ी गाड़ियां खरीदना या जमीनें खरीदना, ये सब सिर्फ एक सामान्य वेतन से संभव नहीं हो पाता। इसके लिए अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलने वाले सहारे की जरूरत पड़ती है, जैसे पिता की पेंशन, रिटायरमेंट फंड या फिर कोई दूसरा बड़ा बिजनेस। वो आदमी यही नहीं रुकता, वो लवली दीदी और उनकी ज्वेलरी का भी जिक्र करता है। हाँ, वो बताता है कि उनकी ज्वेलरी भी केवल सैलरी से नहीं बनी। फिर वो मौसी के स्कूल, जो शायद मध्य व्यंजन यानी मिड डे मील से जुड़ा कुछ है, उसका उदाहरण देता है कि कैसे चीजें अतिरिक्त पैसों या अन्य स्रोतों से बनती हैं। इन सभी उदाहरणों को देकर वो बार बार एक ही बात साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करता है ना, कि आदमी कहाँ से कमा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बीच उस आदमी की अपनी पारिवारिक स्थिति की हताशा साफ झलकती है। हाँ, वो बहुत ही निराशा भरे स्वर में कहता है कि उसके अपने घर में पैसा इसलिए जमा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पूरा परिवार सिर्फ सैलरी पर ही टिका हुआ है। उसकी बातों में जो दर्द है ना, वो इस एक लाइन में सुनाई देता है, लोग समझाते समझाते थक गए मुझको। लोग समझाते समझाते थक गए मुझको। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। तो क्या है? ये उस इंसान की हताशा है जो भावनाओं के बजाय शुद्ध गणित और तर्क के आधार पर जीवन की सच्चाई को देख रहा है। उसे ये एहसास हो चुका है कि जिस सरकारी नौकरी को समाज एक जादू की छड़ी मानता है, वो असल में सिर्फ एक दाल रोटी का जुगाड़ है, महल बनाने का साधन नहीं। वो महिला को बार बार कैलकुलेटर निकालकर जोड़ने के लिए कहता है। ये दिखाता है कि वो चाहता है कि उसकी पार्टनर हवाई सपनों से बाहर निकले और कागज पर खर्चे और कमाई का गणित समझे। ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो अपने परिवार का पहला नौकरी पेशा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है और जिसे पता है कि नौकरी मिलने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो पता चलता है कि यह सिर्फ एक साधारण सी फोन कॉल नहीं है। ये जीवन की भागदौड़, लेवल 6 की नौकरियों की असल सच्चाई और केवल एक सैलरी के भरोसे जीवन जीने की सीमाओं का एक बिना फिल्टर किया हुआ एकदम सच्चा दस्तावेज है। कैसे एक युवा दिमाग भविष्य के सपनों और वर्तमान की कठोर आर्थिक सच्चाई के बीच तालमेल बिठाने की जद्दोजहद कर रहा है,
ये इस बातचीत में साफ सुनाई देता है। लेकिन इतनी गहरी, सीरियस और जीवन को झकझोर देने वाली बहस के बाद बातचीत खत्म कैसे होती है? ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, वो वापस उसी रोजमर्रा की साधारण दिनचर्या पर लौट आती है जहां से शुरू हुई थी। एकदम से। ये हिस्सा भी जीवन की वास्तविकता को बहुत अच्छे से दिखाता है। ऑडियो के आखिरी हिस्से में जमीन के केस का सारा तनाव, लेवल 6 की नौकरियों की बहस और घर चलाने का गणित, ये सब अचानक से पीछे छूट जाता है। आदमी कहता है कि वो अपने एनएस ग्रुप में कुछ मैसेज चेक कर ले। फिर वो लोग योजना बनाते हैं कि मंगलवार या बुधवार को किसी को फोन करना है। बीच में अचानक से भैया लोगों के आने की बात होती है। हाँ। आदमी बताता है कि दीपक का काम हो गया है और अब वो नहाने जा रहा है और वे लोग तब तक खाना खा लें। फिर ऑनलाइन साइट से कुछ ना मिलने की एक छोटी सी शिकायत होती है और बस ठीक है बाय बाय कहकर फोन कट जाता है। मतलब चाहे जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, चाहे आपके सिर पर कोर्ट केस चल रहा हो या आपके भविष्य के सपने दांव पर लगे हों, जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहता है। बिल्कुल। नहाना, खाना, ग्रुप के मैसेज चेक करना और लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं होता। बड़ी से बड़ी चिंताएं भी दैनिक जीवन की इन छोटी छोटी जरूरतों के आगे थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। इस पूरी चर्चा का महत्व इस बात में है कि यह समाज में आर्थिक सुरक्षा को लेकर बनी हुई धारणाओं को चुनौती देती है। दूर से देखने पर सरकारी नौकरी बहुत सुहावनी लगती है, लेकिन जो व्यक्ति उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए संघर्ष कर रहा है वही असली गणित जानता है। और इस पूरी बातचीत और उसके विश्लेषण के बाद ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वो सवाल क्या है? अगर सरकारी नौकरियां आज के दौर में केवल स्टेबिलिटी या स्थिरता देती हैं और वास्तविक संपत्ति या वेल्थ के निर्माण के लिए आज भी अतिरिक्त आय, साइड बिजनेस या पुश्तैनी सहारे की जरूरत पड़ती है, हाँ, तो क्या इस स्थिरता की अंधी दौड़ ने एक पूरी पीढ़ी की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और रिस्क लेने की क्षमता को सीमित कर दिया है? क्या सिर्फ सुरक्षित खेलने की चाहत में बड़ा आर्थिक विकास और ग्रोथ के मौके कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचने की आवश्यकता है। क्या सिर्फ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने और सुरक्षित रहने के लिए संघर्ष हो रहा है या वाकई में एक बेहतर और बड़ा जीवन बनाने के लिए? ये सवाल बहुत जरूरी है। एक साधारण सी फोन कॉल में छिपी इन असाधारण सच्चाइयों को खंगालने वाली हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे यकीन है सुनने वालों को ये बहुत दिलचस्प लगा होगा। बिल्कुल। इस चर्चा को सुनने के बाद शायद अगली बार दाल चावल खाते समय या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे किसी युवा को देखते समय इस बातचीत की याद जरूर आएगी। तब तक के लिए चीजों की गहराई में उतरते रहिए और सवालों के जवाब तलाशते रहिए।